5 दिसंबर 1945 को दोपहर के करीबन 2 बजे 5 TBM अवेंजर प्लेन फ्लोरिडा के एक रनवे से टेक ऑफ करते हैं। हर प्लेन में टोटल 3 लोगों की जगह थी, एक पायलट, दूसरा गनर और एक रेडियो ऑपरेटर। हालांकि उस दिन एक क्रूमन ड्यूटी पर नहीं होता है, जिस वजह से टोटल 14 लोग मौजूद होते हैं इन 5 प्लेन में। ये सभी प्लेन एक रूटीन पेट्रोल पर जा रहे थे, फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ, जिसमें ये अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ने वाले थे। इस रूटीन पेट्रोल पर निकलने से पहले हर चीज को बिल्कुल सही तरीके से चेक किया गया था। अटलांटिक ओशन में मौसम बिल्कुल साफ था। उस दिन प्लेन के कंपास काफी अच्छी तरह से काम कर रहे थे, फ्यूल टैंक को पूरा भरा गया था। इसके अलावा हर प्लेन में एक अपने आप खुलने वाली राफ्ट डाली गई थी। सभी पायलट्स को एक एक पैराशूट दिए गए थे और प्लेन पर मौजूद हर एक पायलट एकदम एक्सपीरियंस था। इस रूटीन पेट्रोल में इन्हें फ्लोरिडा से करीबन 160 माइल्स तक ईस्ट में जाना था, उसके बाद 40 माइल्स तक नॉर्थ में और फिर वापस साउथ वेस्ट में अपने फ्लोरिडा वाले बेस पर, जिससे कि एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हो। इस पूरे मिशन का जो एक्सपेक्टेड टाइम था वो था 2 घंटे, लेकिन उस दिन कुछ और ही होना लिखा था। करीबन 3:45 पर उस पेट्रोल का पहला मैसेज आता है फ्लोरिडा के उनके कंट्रोल सेंटर को, लेकिन इस मैसेज में वो कोई लैंडिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं मांग रहे थे। उस पेट्रोल में से एक पायलट बहुत ही घबराई हुई आवाज में बोलता है, दिस इज इमरजेंसी, हमें कोई जमीन नहीं दिख रही है। आई रिपीट, हमें कोई जमीन नहीं दिख रही है। इस पर रेडियो में सामने से जवाब आता है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, कहाँ हो तुम अभी। वो बंदा जवाब में कहता है, हम नहीं जानते हम कहाँ हैं, शायद हम खो चुके हैं। लेकिन कंट्रोल सेंटर में बैठे लोगों का इस पर अलग ही रिएक्शन था। उन्हें ये मजाक लग रहा था कि आखिर 5 प्लेन एक साथ इतने आइडियल फ्लाइट कंडीशंस में कैसे खो सकते हैं, वो भी ऐसे प्लेन जिन्हें इतना एक्सपीरियंस क्रू कंट्रोल कर रहा है। लेकिन फिर भी वो इन्हें ऑर्डर देते हैं कि तुम सभी वेस्ट की तरफ अपने प्लेन को मोड़ लो। जवाब में वो प्लेन का कैप्टन कहता है कि हम नहीं जानते वेस्ट किधर है, यहाँ सब कुछ गड़बड़ है, हमें कोई भी डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, यहाँ तक कि ओशन भी आज हमेशा की तरह नहीं दिख रहा। वहीं कंट्रोल सेंटर से उन्हें जवाब आता है कि अगर तुम्हारे कंपास काम नहीं कर रहे तो तुम सन को देखकर वेस्ट का पता लगा लो। लेकिन पेट्रोल लीडर का कहना था कि उन्हें कोई सन दिखाई नहीं दे रहा, इसके बावजूद कि उस दिन फ्लोरिडा में मौसम बहुत साफ था। हर तरफ एक खौफ और डर का माहौल था। कंट्रोल सेंटर पर बैठे ऑफिसर्स उन क्रू मेंबर्स का डर साफ सुन रहे थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। इस सब के चलते अब दोपहर के 4 बज जाते हैं और जिन प्लेन को 2 घंटे में पेट्रोल खत्म करके वापस आना था वो अटलांटिक में कहीं खो चुके थे। 4:25 पर एक दूसरा पायलट कंट्रोल सेंटर से बात करता है। वो कहता है कि हम नहीं जानते हम कहाँ हैं, लेकिन शायद हम बेस से 225 माइल्स दूर आ चुके हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ऐसा लग रहा है कि हम। बस इतने में ही उनका सिग्नल टूट जाता है। ये आखिरी शब्द होते हैं उस क्रू मेंबर के। ये सब देखकर कंट्रोल सेंटर तुरंत एक रेस्क्यू अलार्म बजाता है। कुछ ही मिनटों में एक मैरिनर फ्लाइंग बोट 13 क्रू मेंबर्स के साथ उन्हें रेस्क्यू करने के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर कंट्रोल सेंटर उन क्रू मेंबर्स से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए मदद भेज दी गई है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। अब रेस्क्यू मैरिनर को भी निकले हुए करीबन आधा घंटा हो चुका था। कमांड सेंटर एक नॉर्मल मैसेज भेजता है मरीन प्लेन से उनकी पोजीशन जानने के लिए, लेकिन उन 5 प्लेन की तरह इस रेस्क्यू मैरिनर से भी कोई जवाब नहीं आता। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर 200 मील दूर उस ओशन में चल क्या रहा है। बात अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। 6 प्लेन एक साथ कहीं गायब हो गए थे। कमांड सेंटर के ऑफिसर्स तुरंत मायामी के कोस्ट गार्ड्स को ये खबर देते हैं और वो भी एक रेस्क्यू प्लेन भेजते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। नेवी को भी इन्फॉर्म किया जाता है। ये बात अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ ही घंटे में करीबन 300 प्लेन और 21 जहाज पूरे ओशन में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर देते हैं। द ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स जितने भी आसपास के आइलैंड्स हैं उन्हें एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का ऑर्डर देती है। न सिर्फ फ्लोरिडा और बहामास तक, बल्कि गल्फ ऑफ मेक्सिको तक हर जगह उन 6 प्लेन को ढूंढा जाता है। हर उस मुमकिन जगह को चेक किया जाता है जहां वो प्लेन क्रैश हो सकते हैं। एक एक आइलैंड को बारीकी से चेक किया जाता है, लेकिन अफसोस इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद भी ऑफिशियल्स को कोई भी क्रू मेंबर या किसी प्लेन का कोई मलबा नहीं मिलता। मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैरान थे कि आखिर 6 प्लेन और 27 लोग इतने लिमिटेड एरिया में कहां गायब हो गए। आखिरी उस ओशन में ऐसा क्या हुआ कि मलबे का एक छोटा टुकड़ा तक किसी को नहीं मिला। सभी लोग इस पर अपनी अलग अलग थियरीज देने लगे, लेकिन आखिर तक उन 6 प्लेन और उनके क्रूमन का कोई नामो निशान नहीं मिलता है।
सुनने में ये कहानी किसी हॉलीवुड मूवी की स्टोरी लगती है, लेकिन अफसोस ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी। ये उन सैकड़ों केसेस में से एक था जो बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का शिकार बने थे। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल का पूरा सच, वो सच जिसे बाहर आने में इतने साल लग गए कि एस्टिमेट किया जाता है कि आज तक कम से कम 50 शिप और 20 प्लेन इस बर्म्यूडा ट्रायंगल का शिकार हो चुके हैं। हालांकि एग्जैक्ट नंबर किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा बार कोई मलबा या रैकेज मिला ही नहीं। मेरी सेलेस्ट का वो फेमस केस जिसमें 7 क्रू मेंबर्स अटलांटिक ओशन के बीचों बीच अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। द USS साइक्लोप्स एक बहुत बड़ा मिलिट्री जहाज जिस पर 309 क्रू मेंबर्स सफर कर रहे थे, अचानक से गायब हो जाता है। इस बार तो शिप के मलबे का भी कोई नामो निशान नहीं मिलता। द विचक्राफ्ट एक मिनी क्रूज जो बाकी शिप्स की ही तरह अचानक से गायब हो जाता है। ये सभी फेमस केसेस उन कई केसेस में से एक है जिनका लिंक हमें बर्म्यूडा ट्रायंगल से मिलता है। इन सभी केसेस के बारे में जानकर ये तो साफ है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल कोई आम जगह नहीं है ओशन की। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हमें दुनिया के दूसरे कोने में जाना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ। इस मैप पर हम फ्लोरिडा को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। फ्लोरिडा से करीबन 1850 किलोमीटर राइट में हम देख सकते हैं एक कैरिबियन आइलैंड जिसका नाम है पुएर्टो रिको। इस आइलैंड से 1576 किलोमीटर लेफ्ट में है एक बहुत छोटा सा आइलैंड जो मैप पर भी दिखाई नहीं देता। इस आइलैंड का नाम है बर्म्यूडा। इन तीनों जगह के पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए तो बनता है एक परफेक्ट ट्रायंगल जिसे लोगों ने नाम दिया है द बर्म्यूडा ट्रायंगल। The Bermuda Triangle, which was again another enigma of the previous generation, not anymore. इसी 5 लाख स्क्वायर माइल्स में बर्म्यूडा ट्रायंगल पूरा फैला हुआ है, जिसमें फ्लोरिडा और पुएर्टो रिको आइलैंड नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी में आते हैं, वहीं बर्म्यूडा आइलैंड ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल सिर्फ एक मिस्टीरियस जगह ही नहीं है, बल्कि प्लेन और शिप्स के लिए एक बहुत बिजी रूट भी है, क्योंकि ये रूट दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से कनेक्ट करता है। इस बर्म्यूडा ट्रायंगल को और भी डिटेल में जानने से पहले हमारा इसके ओरिजिन को जानना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई। बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे पुरानी कहानी आती है साल 1492 से। तब पहली बार किसी इंसान ने बर्म्यूडा ट्रायंगल के अजीबोगरीब एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिसने अमेरिका की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस लिखते हैं कि उस जगह आसमान में स्टार्स हिलते हुए दिख रहे थे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक लाइट दिख रही थी जो बार बार पानी से बाहर आ रही थी। हालांकि जब उनके साथियों ने वहां देखा तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन इस सब के बाद भी बर्म्यूडा ट्रायंगल कभी इतनी चर्चा में नहीं रहा, कम से कम साल 1982 तक, जब पहली बार एक ऐसा आर्टिकल लिखा गया जिसमें बर्म्यूडा ट्रायंगल में हुए कई केसेस के बारे में बताया गया था। इस आर्टिकल को फेट मैगजीन द्वारा पब्लिश किया गया था। सी मिस्ट्री एट आ बैक डोर के नाम से इस आर्टिकल को जॉर्ज सैंड ने लिखा था, और इसी आर्टिकल के बाद पूरी दुनिया धीरे धीरे बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में जानने लगी थी। बहुत सी नई नई थ्योरीज सामने आई, अलग अलग साइंटिस्ट्स ने इस पर अपने व्यूज रखे। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका था पैसे कमाने का। लोगों ने फेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और स्टोरीज बनाना चालू किया। बहुत सी बुक्स पब्लिश की गई इस मिस्ट्री को लेकर। इनफैक्ट बहुत सी मूवीज भी बनाई गई और उन राइटर्स और डायरेक्टर्स ने जमकर पैसा कमाया। कुछ लोगों का कहना था कि ये वो जगह है जहां अटलांटिस की लॉस्ट सिटी है। कुछ लोगों का मानना था कि इन सब में एलियंस का हाथ है। वहीं कुछ लोग तो इसे वर्म होल भी कहते हैं। वो कहते हैं कि शायद ये ओशन किसी स्पेस टाइम से कनेक्टेड है। किसी ने तो इन इंसिडेंट्स के लिए एक बहुत बड़े स्क्विड को ही जिम्मेवार ठहरा दिया। ऐसी सैकड़ों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई। सभी राइटर्स ने अपने अपने फायदे के लिए नई नई कहानियां बनाई। इस जगह को इस हद तक फेमस करने की कोशिश की गई कि कुछ लोगों ने तो इसे डेविल्स ट्रायंगल भी नाम दे दिया। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि इनमें से एक भी थियरी या स्टोरी सच नहीं है। इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता है हमें। ये सिर्फ कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन्हें लोगों को सुनने में मजा आता है। तो आखिर इस बर्म्यूडा ट्रायंगल का असली सच क्या है? क्या कारण है इतने सारे एक्सीडेंट्स के पीछे? असल में बर्म्यूडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो पूरे अटलांटिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इस जगह जो समुद्र की गहराई है वो 8400 मीटर्स से भी ज्यादा है, जिसे भी एक कारण बताया जाता है यहाँ होने वाले हादसों के लिए।
इसके अलावा अगर हम बात करें शिप्स के गायब होने को लेकर तो उसके लिए साइंटिस्ट सबसे कॉमन रीजन बताते हैं यहाँ मौजूद मीथेन गैस को। असल में बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे जो जमीन है वहाँ बहुत बड़े बड़े मीथेन रिजर्व्स है। ओशन की नीचे की जो जमीन है उससे हर वक्त बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन गैस लीक होती रहती है और वो मीथेन गैस के बबल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को पुश करते रहते हैं, जिस वजह से अक्सर शिप्स के नीचे पानी कम हो जाता है और शिप्स डूब जाती हैं। मीथेन गैस का यहाँ मिलना कोई हैरानी की बात नहीं है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि अर्थ के अलग अलग हिस्सों में ऐसी बहुत सी नेचुरल गैसेस पाई जाती है। इसके अलावा 3 और मेजर रीजंस मिलते हैं शिप के डूबने को लेकर। सबसे पहला कारण है यहाँ का वेदर। बर्म्यूडा ट्रायंगल के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मिस्टी और क्लाउडी वेदर नोटिस किया गया है। इसके अलावा इस रीजन में स्टॉर्म्स बहुत आते हैं, जिससे कई बार शिप्स रास्ता भटक जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण बताया जाता है यहाँ आने वाले साइक्लोन्स को। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग हर 6 से 7 साल में एक बड़ा साइक्लोन बर्म्यूडा के रीजन को हिट करता है। और तीसरा कारण बताया जाता है रोग वेव्स का। ये वेव्स नॉर्मल वेव से साइज में बहुत बड़ी होती है, इनकी हाइट 30 मीटर्स से भी ज्यादा होती है और ये इतनी पावरफुल होती है कि किसी शिप या एयरप्लेन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दें। और बर्म्यूडा का ये एरिया इन वेव्स के बनने के लिए एकदम परफेक्ट पॉइंट है, क्योंकि ये वेव्स तब बनती है जब बहुत सी डायरेक्शन से अलग अलग साइक्लोन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिलते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यही सब कारण रिस्पॉन्सिबल है उन सभी शिप्स के केस के लिए। आप खुद ही सोच कर देखिए, टाइटैनिक का रेक सिर्फ 3800 मीटर्स की गहराई में है, फिर भी उस तक पहुंचना इतना मुश्किल है। तो अगर कोई नॉर्मल जहाज उससे डबल गहराई वाले एरिया में डूबा हो तो वो आखिर कैसे मिल सकता है? कोई चांस ही नहीं है कि मलबे का एक टुकड़ा भी किसी को मिले। बस यही कुछ कारण बताए जाते हैं उन सभी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस को लेकर। लेकिन आखिर प्लेन का क्या? कोई एयरप्लेन कैसे इसका शिकार बन सकता है? तो इसका जवाब छुपा है एक मैग्नेटिक थियरी पर। कहा जाता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के आसपास नेचुरल फॉर्म में बहुत सारा मैग्नेट पाया जाता है और यहाँ एक खास चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से काफी अलग है। ये दोनों एक ही पॉइंट नहीं है। इसी वजह से जब कोई प्लेन यहाँ से गुजरता है तो उनके कंपास सही नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इशारा नहीं करते और ये सेम चीज शिप्स के साथ भी होती है, जिससे वो अक्सर इस इलाके में खो जाते हैं और खराब नेविगेशन के चलते अक्सर किसी साइक्लोन का शिकार होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ के वेदर की भी पहले बात की थी। यहाँ के धुंधले और क्लाउडी वेदर की वजह से प्लेन अक्सर ओशन में क्रैश हो जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि कई बार ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से प्लेन हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो भी कुछ चंद सेकंड्स में ही। और जो मलबा है वो समुद्र में बहुत नीचे जाकर सेटल हो जाता है और शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा उन 6 प्लेन के साथ जिनकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। इन सभी चीजों से ये बात तो साफ है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में मिस्ट्री से ज्यादा साइंस छुपा हुआ है। जिन चीजों का जवाब हमें मिल जाता है वो साइंस बन जाता है और बाकी बचा बन जाता है एक मिस्ट्री। हालांकि आज के दिन हजारों प्लेन और शिप्स बर्म्यूडा रूट से ट्रैवल करते हैं, वो भी बिना किसी एक्सीडेंट के। और एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में जो केस हुए हैं वो बहुत ही नॉर्मल रेट पर है अगर उन्हें बाकी दुनिया से कंपेयर किया जाए तो। जो सबसे लेटेस्ट केस हमें देखने को मिलता है वो साल 2017 में था, जहां एक MU-2B प्लेन अचानक से रेडा से गायब हो गया था और बाद में उसका मलबा एक आइलैंड पर मिलता है। हालांकि पिछले 6 सालों में बर्म्यूडा ट्रायंगल में कोई भी नया केस नहीं देखने को मिलता है।